MGT 111 का लेसन नंबर 25 है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन? तो फेडरल सतह पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फेडरल लेवल पे फेडरल सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये एक रिक्रूटिंग और सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ामिनेशन का डेट अनाउंस करती है। तो जो लोग एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं तो ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स में जो 14 ऑक्यूपेशन है उनके लिए लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, जैसा कि रेलवे है, पुलिस है, पोस्ट ऑफिस है और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के 2 तरीके हैं, एक थ्रू एग्ज़ामिनेशन है और दूसरा थ्रू डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन BS 15 और इससे जो अबव स्केल्स के लिए जो मुलाजिमीन है उनके लिए एडवर्टाइजमेंट देती है अखबारों में। लेकिन जो मैनेजरियल पोजीशन है जो BS 17 से शुरू होता है तो BS 17 के लिए और उसके रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश ऐसे इस्लामियात, एवरीडिसेंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और 6 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं 600 मार्क्स के। तो जो लोग इंटरव्यू और एग्ज़ामिनेशन को पास करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन के बाद उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। तो यंग ग्रेजुएट्स यानी वो अफराद जिन्होंने बैचलर किया हो और जिसकी एज 26 साल हो, लेकिन अब आइन में तरमीम हुआ है, अब जिसकी एज 30 साल हो तो वो सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सरकारी मुलाजिम हो तो वो 30 साल के लिए तक अप्लाई कर सकते हैं। और अब चूँकि हर शख्स 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं तो आई थिंक 34 या 35 साल तक जो सरकारी मुलाजिम हो उसके लिए एलिजिबल है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और तकरीबन हर साल 150 से लेकर 200 कैंडिडेट्स तक अफराद का सिलेक्शन किया जाता है। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप में असाइन किया जाता है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उनको जॉब ऑफर करती है। व्हाट इज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न? एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कहा जाता है। इसका काम ये है कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मुशावरत के बाद ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करता है, जॉब ऑफ़र करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सिविल सर्वेंट को। फ्री 3 तरह के ट्रेनिंग से, फ्री सर्विस ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग और सीनियर लेवल ट्रेनिंग। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तमाम एम्प्लॉइज़ का सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करती है, उनके लिए प्लानिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये तमाम चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो रिस्ट्रिक्शन में है। आज शायद आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को बताया है कि आप जो PER है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन रिपोर्ट, इसमें यह शक भी शामिल करें ये पॉइंट कि एक सरकारी अफसर ने अवाम की शिकायत के बाद उनके लिए खिदमत की है या नहीं की है और उनकी शिकायत के पर अमल किया है या नहीं किया है। तो ये शक भी शामिल करें ताकि प्रमोशन में ये चीज़ भी शामिल हो और प्रमोशन से पहले ये चीज़ें भी ज़ेरे गौर हो। तो ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के दायरे इख्तियार में है। ट्रेनिंग, गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है जो कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इनमें सबसे पहले हम सिविल सर्विस एकेडमी की बात करें तो सिविल सर्विस एकेडमी एट लाहौर ये प्री एंट्री ट्रेनिंग दी है, यानी फ्री सर्विस ट्रेनिंग। ये जो कैंडिडेट्स जिनको ऑक्यूपेशनल ग्रुप असाइन किए जाते हैं एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद, तो उनको 10 माह के लिए ट्रेनिंग देती है। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NEPA, तो ये मिडल लेवल मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। उन ऑफिसर्स का जिनका स्केल 19 हो तो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और ये वो अफराद जिनका स्केल 19 हो
तो ये उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ये ट्रेनिंग हासिल करे, क्योंकि इसके बगैर वो 20 स्केल तक प्रमोशन उनको नहीं दी जा सकती। तो उनको अगले ग्रेड में तरक्की तब मिलेगी जब वो नीपा से ट्रेनिंग हासिल करे। इसके साथ साथ नीपा शार्ट और स्पेशलाइज कोर्सेज़ के को भी ऑर्गेनाइज करते हैं BS 18 और BS 19 ऑफिसर्स के लिए। इसके बाद सीनियर सिविल सर्वेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लाहौर। तो जब BS 20 वाले सरकारी मुलाजिमीन ये ट्रेनिंग हासिल करे तो उनको इसके बाद BS 21 में प्रमोशन दी जाती है। तो स्टाफ कॉलेज का जो ये कोर्स है ये BS 20 ऑफिसर के लिए कंपलसरी है। तो ये स्टाफ कॉलेज इन सिविल सर्वेंट को प्रिपेयर करती है ताकि वो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो। इसके साथ साथ दीगर सर्विसेज के अपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वालों की बात करें तो उनका इनकम टैक्स ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट है, कस्टम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन अफेयर्स वालों का फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पुलिस वालों का पुलिस एकेडमी है जो कि पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट इज़ जज वंस अ ईयर। हर साल एक दफ़ा हर सरकारी मुलाजिम का परफॉर्मेंस जज किया जाता है और इस परफॉर्मेंस को एक फार्म में प्रोफार्मा में रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रोफार्मा को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को हम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द सिविल सर्वेंट। इसमें सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, एक्सीलेंट है, गुड है, बैड है वगैरह। दूसरा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन टू न्यू अपॉइंटमेंट्स। ये PR की अहमियत इसी वजह से भी ज़्यादा है कि जब एक मुलाजिम को अगले ग्रेड में तरक्की दी जाती है तो इससे पहले उसके PR को देखा जाता है कि आया उसका परफॉर्मेंस ठीक है, उसमें सलाहियत है कि वो अगले ग्रेड में प्रमोट हो और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर ले। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स द अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड। इसमें दीगर इंफॉर्मेशंस भी होते हैं इंडिविजुअल के हवाले से, सिविल सर्वेंट के हवाले से, जैसा कि उस इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, एप्टीट्यूड, स्किल, नॉलेज, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट, तमाम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं। गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है सिर्फ इसीलिए ताकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। तो तमाम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होते हैं। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली में हर वज़ीर अपने डिपार्टमेंट के लिए ज़िम्मेदार होता है और जो मेंबरान होते हैं वो वज़ीर से, खुसूसन अपोजिशन वाले वज़ीरों से सवाल करते हैं और उनके डिपार्टमेंट के हवाले से उनसे क्वेश्चन करते हैं। और लेजिस्लेचर वो लोगों के सामने जवाबदेह होता है। तो इनडायरेक्टली सिविल सर्वेंट ये लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं। तो 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं सिविल सर्वेंट पे। एक एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल 3 तरह के हैं। एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दूसरा पब्लिक ओपिनियन, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ द कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर वो हेड करता है, इसका सरबराह होता है और वो लेजिस्लेचर यानी कौमी असम्बली में मेंबरान के सामने जवाबदेह होता है। दूसरा पब्लिक ओपिनियन है। अखबारों में, सोशल मीडिया पे, स्पेशली फ़ेसबुक में अगर कोई ऑफिसर सही तरीके से परफॉर्म ना करे तो उस पर तनकीद की जाती है, अगर अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ़ की जाती है। सो इट इज़ द ओपिनियन ऑफ पब्लिक एक्सप्रेस थ्रू मीडिया। थर्ड, जुडिशरी। अदालत भी तमाम सरकारी मुलाजिमीन के परफॉर्मेंस पे कड़ी नज़र रखती है और इट इज़ द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी। इंटरनल कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इस तरह इंटरनल कंट्रोल भी होता है हर सरकारी मुलाजिम पे। नंबर 1, सर्विस ट्राइब्यूनल। दिस ट्राइब्यूनल एडमिट्स ग्रीवेंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के जो शिकायत है तो वो उसको सुनते हैं। उसके साथ फॉर एग्जांपल ज़्यादती हुई हो तो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाकर वो केस दायर कर सकता है। दूसरा, कंडक्ट रूल है। द कंडक्ट रूल डिलिनिएट द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट। कंडक्ट रूल में ये वाज़ेह किया जाता है, ये डिस्क्राइब करता है कि एक सिविल सर्वेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके क्या एक्शंस होने चाहिए, उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। दिस रूल मेक्स सिविल सर्वेंट एक्शन इन ऑफिस टू बी क्वेश्चंस एंड स्क्रूटनाइज। जो सिविल सर्वेंट है और वो ऑफिस में होता है, जो कुछ वो करता है उसके मुताबिक उनसे क्वेश्चन किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्शंस को एग्जामिन किया जाता है कि आया ये कानून के मुताबिक है या नहीं। चौथा, हायरार्की। हर लेवल पे
जो मैनेजर्स है उनका एक्शन सुपरवाइज़ किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उनका सुपीरियर होता है और वो अपने सुपीरियर के सामने, अपने बॉस और हेड के सामने जवाबदेह होता है। तो ये हायरार्की भी एक कंट्रोल का मेकनिज़म है। हर शख्स अपने एक्शंस का, अगर वो को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से ईमानदारी से ना निभाए तो उससे क्वेश्चन किया जाता है, उससे एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती है, उसको पनिश किया जाता है। अगर अच्छा परफॉर्म करे तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। अच्छा, मुहतसिब, द एक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट दैट मे काज हार्म टू सिटीजन आर ब्रॉट बिफोर द मुहतसिब। अगर सिविल सर्वेंट कुछ ऐसा काम करे जिससे शहरियों को मुश्किलात हो और शहरियों के हुकूक वो पामाल हो जाए तो लोग मुहतसिब के पास जाते हैं। हु हियर्स द ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन एंड डिसाइड वेदर द एक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट वाज करेक्ट और अदरवाइज। और फिर मुहतसिब फैसला करता है कि ये जो सिविल सर्वेंट है, सरकारी ऑफिसर है, उसने जो किया है ये ठीक है, कानून के मुताबिक है या नहीं। अगर ना हो तो उसको सज़ा दी जाती है। हाउ इज़ HRM डन इन पब्लिक सर्विस? देयर इज़ कंपेंडियम ऑफ लॉ, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। दिस कंपेंडियम इज कॉल्ड एस्टा कोड या सिविल इस्टेब्लिशमेंट कोड। इसमें क्या है? एस्टा कोड एक किताब है जिसमें सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के हवाले से, डिसिप्लिन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और प्लेसमेंट, इसके हवाले से तमाम इंस्ट्रक्शंस इसमें मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 भी है। वन ऑफ द लॉ रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट इन सर्विस कंडीशन इज सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। दिस लॉ डिफाइंस सिविल सर्वेंट एज। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के मुताबिक सिविल सर्वेंट की डिफिनीशन ये है, ये इंतही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट मींस ए पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विस। सिविल सर्वेंट का मतलब यह है एक ऐसा शख्स जो कि ऑल पाकिस्तान सर्विस का मेंबर हो या फेडरेशन के सिविल सर्विस का मेंबर हो, या इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, और हु होल्ड्स ए सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन। वो एक ऐसा पोस्ट होल्ड करता हो जो कि फेडरेशन के अफेयर से ताल्लुक़ रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, एनी सच पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस, ऐसा पोस्ट हो जो डिफेंस के साथ ताल्लुक़ रखता हो। तो यह सिविल सर्वेंट की डिफिनीशन है। लिहाजा इसमें ये अपराध शामिल नहीं, यानी ये तीनों अपराध ये सिविल सर्वेंट ना होंगे। कौन कौन से? ए पर्सन हु इज़ ऑन डिप्यूटेशन टू द फेडरेशन फ्राम एनी प्रोविंस और अदर अथॉरिटी, कि एक शख्स वो एक सूबे से डिप्यूटेशन पे हो या किसी अथॉरिटी से। अथॉरिटी जैसा कि ऑटोनमस अथॉरिटी, नेब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दीगर ऑटोनमस बॉडी है। तो इसमें से अगर कोई मुलाजिम वो डिप्यूटेशन पे हो तो वो सिविल सर्वेंट नहीं होगा। दूसरा, ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो एडहॉक बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयड हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो भी सिविल सर्वेंट ना होगा। या ऑन वर्क चार्ज बेसिस, जिसको आर्जी बुनियादों पे तनख्वाह दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है। और हु इज़ पेड फ्राम कंटिजेंसी, जिसको कंटिजेंसी से पेमेंट दी जाती है, यानी उसको बजट से तनख्वाह नहीं जाती बल्कि दीगर ज़राए से उनको पेमेंट की जाती है। थर्ड, ए पर्सन हु इज़ वर्कर और वर्कमैन, या एक ऐसा शख्स जो वर्कर हो तो ये भी सिविल सर्वेंट नहीं, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट 1934 में इसकी वजाहत मौजूद है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सिविल सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट कहा था, यानी एक ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन नेब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एग्जामिनेशन बोर्ड्स है, जैसा कि मुख्तलिफ बोर्ड्स है, पेशावर बोर्ड है, मर्दान बोर्ड है, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपराध सिविल सर्वेंट में शामिल नहीं, बल्कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट ये इसकी डिफिनीशन स्पेसिफिक है, जिसमें हमने इसको डिपेंड किया कि ऑल पाकिस्तान सर्विस का मेंबर हो या फेडरेशन के सिविल सर्विस का मेंबर हो, या इसकी डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं जो कि फेडरेशन के अफेयर से ताल्लुक़ रखने वाले किसी पोस्ट पे वो हो, फॉर एग्जांपल डिफेंस से उसका ताल्लुक़ हो। तो इसमें ये तीनों अपराध शामिल नहीं, जो डिप्यूटेशन पे हो या कॉन्ट्रैक्ट पे हो या वर्कर हो। तो यहाँ पे हमने सिविल सर्वेंट की जो डिफिनीशन है ये इंतहाई स्पेसिफिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है।